ये जो आईएएस ऑफिसर का है पूजा खेड़कर, getting into a reserved category when she is part of the having a non-creamy layer certificate, possesses property. Ab this becomes the whole controversy about reserved, non-reserved. When you have so much of wealth, आप क्या ये सही है, गलत है, आप बताइए, बिकॉज यू हैव टेकन द यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में था। हाँ। मेरा रैंक 384 था और मेरे हॉस्टल के मेरे दोस्त जिनका रैंक 415-20 था वो सब आईपीएस आईएएस बन के अभी बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं। और हाँ। मैं ग्रुप बी सर्विस मुझे मिली थी लास्ट में, सीएसएस। सो इन ए वे आई कैन से आई हैव सीन दिस। इसके बाद भी मैं रिजर्वेशन के फेवर में रहता हूँ इन एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न्ड। इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें बहुत सारी हैं, जैसे कि ये मैं बहुत ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ। देखिए, रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी हैज टू बी देयर ऑन कास्ट की इकोनॉमिक बेसिस पे। इस पे भी डिबेट होता है, व्हाट डू यू फेवर? इस पे हम लोग कई घंटे बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जी। और मुझे नहीं पता कि कितनी मर्यादाएं हैं, हमें कहाँ तक बात करनी है इस टॉपिक पे। आप जो मर्जी कहना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए, रिजर्वेशन कास्ट पे भी होना जरूरी है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ एक्सटेंट तक उसमें हो तो अच्छा है। लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये मामला हाँ। आप बता रही हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। इस पे अप्लाई होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप समझ पाएंगे कि क्या मसले हैं। और मैं यूपीएससी को ध्यान रख के बात करता हूँ जी। SC ST कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-05 में एक फैसला दिया था एम नागराज के मामले में, जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे SC ST में तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं। सो इन ए वे दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन SC ST। अदरवाइज वहां अभी क्रीमी लेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं SC ST आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगे और लोग गालियाँ भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उनसे फिर तैयार रहता हूँ। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। The truth has to be there. Absolutely. मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी, जिसमें फादर IAS थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या IAS हैं या IPS हैं, उनके स्पाउसेस भी IAS IPS हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को SC ST का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता। इनको मैं हमेशा कहती हूँ ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं। हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त SC ST रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं भी, बहुत पॉपुलर लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं, जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्गुमेंट दो, अगर आपके आर्गुमेंट में दम है तो मैं मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गुमेंट ये चलता है कि कई हजार साल का पिछड़ापन है, कई पीढ़ियां लगेंगी बराबर करने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देश में 8% करीब STs हैं, 16% SCs हैं। 8% का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग आप मान लीजिए 11 करोड़ के आसपास, और 22 करोड़ SC है, 33 करोड़ की आबादी है। सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी? मेरे ख्याल से सब भी, मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद 2 करोड़ के आसपास होंगी, सब नौकरियां मिला के भी। इनमें से SC ST की जो भागीदारी है, अगर हम 24% मान लें दोनों मिला के, वैसे तो 22.5% अभी है, तो भी ये 40-45 लाख होगी मैक्सिमम। इस 45 लाख में 33 करोड़ में से कौन लोग आए कौन ना आए, ये हमें सोचना होगा। जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक फैमिली जिसमें IAS कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी IAS का आरक्षण मिले, क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में स्कूल नहीं मिला, जिनको बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फायदा मिले। हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं। पर एक एलिटिज्म है,
जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियां सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो। अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो एलिट्स हैं, और वो एलिट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण उनके हाथ से निकले, तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। जबकि सच ये है, मैं तो बहुत मुख्य तरीके से बात कहता हूँ कि SC ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए जैसे OBC में होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है, या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी हाल ही में, अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में। मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन SC ST, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी। इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा। आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद जरूरत भी नहीं उसकी, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये जरूरी है और ये होगा। अब ये जो केस आप बता रही हैं ये OBC आरक्षण का है। OBC और EWS के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश में EWS का आरक्षण कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ। OBC में क्या पेच है कि OBC में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इंदिरा साहनी के 93 में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। अब नियम ये है कि अगर आप OBC से हैं पर क्रीमी लेयर में, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है। मैं ऐसे कुछ होता है, हाँ सही बात है। देखिए इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी IAS। If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. So there is a huge difference. इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है जी, कि मैं बन ही जाऊं। जी। मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जो OBC में था, पर उसने OBC आरक्षण लेने से मना कर दिया। ये कहेगा कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, Why should I take reservation? ऐसे भी लोग हैं।